दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ। आज हमारा 332 नंबर का लेक्चर। इसी सीरीज में आपको पूरा हिस्ट्री, पूरी पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये तीन विषय डिटेल में पढ़ाए गए हैं। जिन बच्चों ने पीछे का वीडियोस नहीं देखा, एक बार आप देख लीजिए। तो 332 नंबर की ये क्लास है और आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो पूरे 9960 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। बस 2 दिन और रुके, आपके पूरे 10,000 सवाल मैं तैयार कराने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आज हमारा जो चैप्टर है ये है भौगोलिक अवस्थिति। साथ ही साथ दोस्तों क्षेत्रफल और सीमाओं से संबंधित बहुत सारे सवाल मैं आपको पूछूंगा, बताऊंगा। ऐसे सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर सामने दिख रहा होगा, तो ये सभी सवालों का जवाब आपको अंदर वाली क्लास में मिल जाएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया। फाउंडेशन मतलब होता है एक ऐसा बैच जो आपके आधार को इतना मजबूत कर देगा कि उस सब्जेक्ट में कभी कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप परीक्षा की तैयारी न करके कम से कम एक बार विषय को डिटेल में पढ़ लीजिए। ठीक है, आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और इसके थ्रू जो है आपको जानकारी दे दी जाएगी कि कब कौन सी बैच चल रही है, उसकी प्राइस वगैरह क्या है, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। आप कॉल करके पता कर सकते हैं। तो पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। ये सवाल बार बार आता है, इसका मतलब क्या पहले समझ जाइए दोस्तों। जो भारत का मैप है, ठीक है, तो भारत के मैप को दोस्तों अगर इस तरह से बांट देंगे 4 हिस्से में तो एक दिशा मिलेगी हमें, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। ठीक है, सवाल बस खाली इतना आता है कि सबसे उत्तर में क्या है, सबसे दक्षिण में क्या है, सबसे पूर्व में क्या है, सबसे पश्चिम, यानी इतना पूर्व में चले जाओ उसके बाद भारत न मिले, दूसरा देश आ जाए। ठीक है, तो सबसे जो पूर्वी हिस्सा है दोस्तों, सबसे पूर्वी हिस्सा, इस हिस्से का नाम है दोस्तों गुहार मोता, क्या सॉरी इस हिस्से का नाम है दोस्तों कीबीथू। क्या नाम है? कीबीथू। सवाल ये आता है कि कीबीथू है कहां पर, तो बताएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर दोस्तों? ये अरुणाचल में स्थित है। उसी तरह पश्चिम में क्या आता है दोस्तों, तो पश्चिम में स्थित है गुहार मोता। क्या नाम है? गुहार मोता। ये गुहार मोता कहां पड़ता है दोस्तों? याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। बाकी दो को दोस्तों मैं अलग पेन से लिख देता हूं कि आपको याद रहे। उत्तर में दोस्तों जो सबसे उत्तरी पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा कौल नाम है। ये कहां पड़ता है दोस्तों? ये आपके लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, और नीचे की तरफ दोस्तों है, वैसे अब नीचे की तरफ दो बातें याद रखेगा। अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे, अगर जमीन की बात करेंगे दोस्तों, तो मुख्य भूमि के अंतर्गत दोस्तों कन्याकुमारी आता है। यह दोस्तों सबसे अंतिम बिंदु माना जाता है। और अगर दोस्तों द्वीप को शामिल कर लिया जाए तो द्वीप जब शामिल करेंगे दोस्तों तब आपका जवाब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या जवाब हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। और जो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। कहां पड़ता है? यह अंडमान निकोबार में पड़ता है। ये आप जवाब याद रखेंगे। यही 4 सवाल बनता है। इस 4 के अलावा 5वां सवाल कुछ नहीं, मैंने एकदम एग्जैक्ट आपको बता दिया जो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखिए, इतना जानने के बाद सीधे हम अपने जवाब पे आते हैं। सवाल क्या पूछा था कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, क्या पूछा था दोस्तों? जो सबसे ज्यादा पूरब में, और सबसे ज्यादा पूरब में कौन सा है? कीबीथू है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका जवाब हो जाएगा कीबीथू। अगला जवाब क्या हो सकता है? यह किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? तब क्या बताएंगे? यह पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। एक सवाल और याद रखेगा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहां पर दोस्तों? तो इसकी राजधानी है ईटानगर। कहां पर राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहां पर है? ईटानगर राजधानी है। यह भी आप याद लगे, आप 2-4 सवाल और याद कीजिए। ठीक है, रटने का मतलब ये नहीं कि जो है छोड़ दे कहीं से। आगे बढ़िए। कह रहा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहां पर है? पश्चिम वाला दोस्तों, तो पश्चिम वाला आपने पढ़ा कि पश्चिम वाला बिंदु है दोस्तों गुहार मोता। क्या नाम है? गुहार मोता नाम है। और गुहार मोता पड़ता कहां दोस्तों? ये पड़ता है गुजरात में। कहां पड़ता है? ये गुजरात में है। आप इसे भी याद रखिएगा। इसी तरह से अगला सवाल क्या दे रहा है कि भारत का उच्चतम बिंदु कौन सा है? लीक से हटकर सवाल। ठीक है, आपको लग रहा था कि आज का जो क्लास है बहुत आसान है। कई बार बच्चों को लगता है कि अरे नितिन सर क्या फर्जी के सवाल पढ़ा रहे हैं। फर्जी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं जो सच में आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। मेरा काम देखिए, मैं कोई बहुत ब्रांडेड टीचर नहीं बनना चाहता। मैं केवल उतनी बातें बताता हूं जो आपको जाननी चाहिए। पेपर उठा के देख लो, इस तरह के सवाल अगर परीक्षा में आया ना, कई बार पूछा भी है और आगे पूछा जाएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज। ये चारों पॉइंट तो बच्चे याद रखते हैं, ये वाला पॉइंट नहीं याद रखते हैं। ठीक है, कि भारत का उच्चतम बिंदु कौन सा है। जैसे अगर मैं पूरे संसार की बात करता कि पूरे संसार का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो भैया बताते आप माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर, यही है ना।
8,848 मीटर वो सबसे ऊंचा है। सबसे निचला पूछता तब क्या बताते दोस्तों, सबसे नीचे है मेरियाना गर्त। क्या है मेरियाना गर्त? 11,022 मीटर। जितना बड़ा माउंट एवरेस्ट है उससे भी ज्यादा गहरा दोस्तों एक गर्त है, वो प्रशांत महासागर में स्थित है, उसका नाम है मेरियाना गर्त। ये पूरे धरती में दोस्तों सबसे निम्नतम बिंदु है, उससे ज्यादा गहराई की चीजें अभी तक कुछ मिली नहीं, ठीक है। लेकिन हम पूरे विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं कि भारत का उच्चतम बिंदु क्या है दोस्तों, आपको यह बताना, ठीक है। तो भारत का जो उच्चतम बिंदु है दोस्तों वो है दोस्तों केटू पर्वत। कौन सा पर्वत है? केटू पर्वत। बहुत सारे बच्चे इसे कंचनजंगा कहते हैं, नहीं कंचनजंगा आपको नहीं कहना है, कंचनजंगा अलग जगह, केटू पर्वत है दोस्तों। गार्डविन आस्टिन का नाम आपने सुना है, ये वही है, ठीक है। गार्डविन आस्टिन का नाम अगर सुना हो तो ये वही है। सवाल ये आता है सर ये कितना ऊंचा है कि जो इसको भारत का सबसे उच्चतम बिंदु कहा गया? ये ऊंचा है दोस्तों 8,611 मीटर। कितना? माउंट एवरेस्ट से थोड़ा ही छोटा है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, ये अपने देश में है भी नहीं। सर फिर क्यों यहाँ बताया जा रहा है कि भारत का बिंदु? देखो अगर लीगली देखोगे तो नहीं है, लेकिन हम उसे अपना हिस्सा मानते हैं। अब लीगल वाली क्या बात आ गई? बातें हुई दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद आप जान रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हो गया। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने भारत का पीओके वाला हिस्सा ले लिया। आज जो आप भारत का मैप बनाते हैं, एक्चुअली में उस मैप को में जितने स्थान दर्शाए गए हैं, उन स्थान को जीतने के लिए भारत को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब सर क्या हमें गलत पता है? बिल्कुल हमें गलत पता है, क्योंकि जो पीओके वाली लाइन है ना, उस हिस्से को अलग करेंगे तो पीओके अलग हो जा रहा है, क्योंकि पीओके दोस्तों पूरी तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। हालांकि भारत सरकार चाह रही कि किसी तरह से वो एरिया जो है हमारे भारत में था और भारत में ही रहेगा, उसको लेने का पूरा प्रयास है, बट अभी की स्थिति दोस्तों अलग है। इसी तरह से चीन ने कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया। जब 1962 में चीन ने लड़ाई किया तो चीन ने भी कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया। वो वहां पे जो लाइन है, जैसे यहाँ पर येलोसी लाइन है ना, इसीलिए एक मूवी भी आया था येलोसी कारगिल, ठीक है। तो येलोसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं उसे, ठीक है। इसी तरह से जो चीन ने हिस्सा कब्जा किया उसको बोलते हैं LAC। ओसी वाला जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, LAC जो है दोस्तों वो चीन वाला एरिया को अलग करता है, जिसका नाम अक्साई चीन रख दिया गया, ठीक है। तो LAC लाइन वहां पर है, ठीक है। LAC को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, अलग बात है। जो पीओके वाला हिस्सा दोस्तों उसके पास में दोस्तों केटू है, तो इसे आप याद रखेंगे, भारत का उच्चतम बिंदु है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए आज मान लीजिए भारत का उच्चतम बिंदु आपसे पूछ दिया, कल को निम्नतम बिंदु भी पूछ सकता है। अगर दोस्तों अगर दुनिया का निम्नतम बिंदु ही पूछता, सवाल क्या पूछता कि दुनिया का दो सवाल करता आपसे, या तो दोस्तों उच्चतम का सवाल करता कि दुनिया का उच्चतम बिंदु क्या है, या सवाल ये करता दुनिया का निम्नतम बिंदु क्या, यही पूछ सकता था ना। तो याद रखेगा दोस्तों दुनिया का उच्चतम बिंदु है दोस्तों एवरेस्ट, ठीक है। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा हूं। माउंट एवरेस्ट दोस्तों याद रखेंगे, ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कितना? 8,848 मीटर। और दोस्तों सबसे निचला बिंदु किसे मानते हैं? वैसे हम लोग मानते हैं दोस्तों मेरियाना गर्त को। किसे मानते हैं? मेरियाना गर्त को। यह गहरा है 11,022 मीटर, ठीक है। ये दोस्तों इतनी गहराई है। लेकिन यहां पर दोस्तों भारत के बारे में बात किया जा रहा है कि भारत का जो सबसे गहरा बिंदु है और दे भी दिया -22 मीटर, ठीक है। तो उसी तरह से अगर इसे देखेंगे तो ये भी -11,022 मीटर हो जाएगा। तो यहां दोस्तों कौन सा बिंदु है जो सबसे ज्यादा गहरा है? इसका नाम है दोस्तों कुट्टानड। क्या नाम है? कुट्टानड। कुट्टानड ये पड़ता कहां सर? ये पड़ता भैया केरल में। कहां पड़ता है? केरल में। केरल की राजधानी कहां पर है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। कहां पर है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम ये दोस्तों राजधानी है, इसे आप याद रखेंगे। कहिए कोई डाउट है? नहीं ना? क्लियर आप याद रखें, ठीक है। आगे बढ़िए। करा किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है, ठीक है। कौन सा, किसे दोस्तों एक औसत, देखिए आप जाते होंगे कभी रेलवे में सफर करते होंगे तो जहां कहीं भी स्टेशन होगा वहां लिखा रहता है कि भाई ये स्थान समुद्र से इतनी ऊंचाई पर स्थित है, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। एक्चुअली में वहां पर इसलिए लिखा रहता है कि समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर ही जो ट्रेन में के इंजन में बैठा हुआ ड्राइवर है वो उसी हिसाब से ब्रेक का प्रयोग करता है, उतने हिसाब से फ्रिक्शन का प्रयोग करता है। भाई आप समझो ना, पहाड़ से गाड़ी लेके आ रहे हो, झटके से ब्रेक मारोगे पलट जाओगे, ट्रेन के साथ भी वैसा होता है, ठीक है। इसलिए वहां पर ऊंचाई मेंशन किया जाता है कि उस ट्रेन को कितना पावर देना है, कितने पावर से ट्रेन कितनी स्पीड में बढ़ सकती है, उसका ब्रेक जो है किस हिसाब से यूज करना, ये सब उसी कारण होता है। तो वो जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं से एक बेस माना गया होगा कि भाई यहीं से मानेंगे, ठीक है। अब जैसे दो लोगों की हाइट पता करनी है, एक आदमी यहां खड़ा है, दूसरा आदमी स्टेबल पे खड़ा कर दिया गया, कैसे हाइट बराबर करोगे भाई?
हाइट के लिए दोनों का बेस बराबर होना चाहिए। उसी तरह से जो समुद्र तल है, ये भारत का समुद्र तल कहां से मापा जाता, तो चेन्नई के तट से मापा जाता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सा सवाल है, ठीक है। चेन्नई तट क्या है दोस्तों, चेन्नई तट जो है ये आधार है, बेस है, उसी स्थान से पूरे भारत में जितने भी स्थान हैं उनको माना जाता है, ठीक है, उसकी ऊंचाई दोस्तों ज्ञात की जाती है। अगला सवाल दे रहा है कि भारत के पूर्व में कौन सा प्रायद्वीप स्थित है, ठीक है। देखिए अगर प्रायद्वीप की बात की जाए तो भारत स्वयं एक प्रायद्वीप है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत क्या दोस्तों, भारत स्वयं प्रायद्वीप है। भारत क्या है, भारत स्वयं अपने आप में दोस्तों प्रायद्वीप है। मैंने आपको समझाया था कि प्रायद्वीप दोस्तों कहते किसे हैं, जो तीन तरफ से क्या हो दोस्तों, जल से घिरा हो, जो तीन तरफ से तीन तरफ से जल से घिरा हो, जल से क्या हो दोस्तों, घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत तो है ही प्रायद्वीप, लेकिन आपसे पूछ रहा भारत के पूरब में जाइए, वहां पर दोस्तों कौन सा प्रायद्वीप मिलेगा, तो वहां पे प्रायद्वीप है दोस्तों इंडो चीन प्रायद्वीप। कौन सा है दोस्तों, उस प्रायद्वीप का नाम है इंडो चीन प्रायद्वीप, ठीक है, इंडो चीन प्रायद्वीप, ठीक है। इंडो चाइना का नाम सुना है ना, वो प्रायद्वीप दोस्तों, ठीक है। देखिए आसपास के सारे हिस्से इंडो के नाम से जाना जाते हैं, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, आपके परीक्षा में जब भी ये सवाल आएगा ये ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा। करा भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप स्थित है, ठीक है। देखिए तीन चीजें आप याद रखें। एक तो दोस्तों याद रखेगा कि भारत स्वयं एक प्रायद्वीप है, पहला तो ये आप याद रखेगा। दूसरा सवाल दोस्तों मैंने आपको क्या समझाया दोस्तों, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। तो पूर्व का नाम लेगा तो बताएगा दोस्तों इंडो चीन है, पूर्व में क्या है दोस्तों, इंडो चीन है। पश्चिम का नाम लेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों, पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है। कौन सा है, अरब प्रायद्वीप है, ठीक है। पश्चिम में क्या स्थित है दोस्तों, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आगे आ जाइए, अगले सवाल पर ले चलता हूं आपको। अगला दे रहा है कि भारत के दक्षिण पूर्व में, एक तो दक्षिण जाइए, दूसरा पूर्व में आइए। दक्षिण पूर्व का मतलब क्या हो गया, देखो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। दक्षिण पूर्व का मतलब है ये वाला हिस्सा, ठीक है। दक्षिण पूर्व का मतलब क्या है, यही हिस्सा है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं, इसे दक्षिण पूर्व कहा जाता है। करा भारत के दक्षिण पूर्व में दोस्तों कौन सी खाड़ी है, मान लो इस तरह से आपने दोस्तों भारत बनाया, तो इस साइड वाली कौन सी खाड़ी है, सर यही तो बंगाल की खाड़ी है। क्या है, यही बंगाल की खाड़ी है, तो यही तो आपसे पूछ रहा है। तो आप यहां बताइए कि यहां पर कौन सी खाड़ी दोस्तों, यहां पर बंगाल की खाड़ी है। क्या है, बंगाल की खाड़ी। आप जब ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है, पूरा जवाब मिलेगा, ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि हिंद महासागर से लगे देशों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। कर पूरे हिंद महासागर में सबसे लंबी तटरेखा वाला दोस्तों देश कौन सा है, ये आप, जैसे अगर हम बात करें श्रीलंका की तो वो भी दोस्तों हिंद महासागर से टच में है, नीचे बाल्दीव उल्दीव वो भी हैं, ठीक है। उस तरह से देखा जाए तो हिंद महासागर से सटा हुआ कौन सा देश सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला देश दोस्तों भारत ही है। इसलिए आप ज्यादा दिमाग ना खर्च कीजिए कि कौन हो सकता है, कोई नहीं दोस्तों, जवाब आपका क्या है, भारत है, और भारत ही था, भारत ही रहेगा, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि हिंद महासागर में किस द्वीप पर अमेरिका का नौसैनिक अड्डा बना हुआ है। सैनिक अड्डा मतलब नौसैनिक अड्डा, ठीक है। नौसैनिक अड्डा दोस्तों ये कहां बना हुआ है, ये बताना है। वो द्वीप कहां है दोस्तों, हिंद महासागर में स्थित है। अमेरिका दोस्तों बात करें, अगर हम अमेरिका की बात करें, ठीक है, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पश्चिम में दोस्तों कौन सा महासागर स्थित है, ये बताना आपको, और अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है, ये बताना है। तो जब आप पूर्व में देखेंगे तो पूर्व में दोस्तों अटलांटिक महासागर है। क्या है, यहां पर अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर है। पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में दोस्तों प्रशांत महासागर है। क्या है, प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये दो महासागर है, दोनों तरफ से दोस्तों इसी से घिरा हुआ है, ठीक है। उत्तर की तरफ चले जाएंगे दोस्तों, अगर उत्तर की तरफ देखेंगे तो उत्तर में दोस्तों आपको आर्कटिक नजर आएगा। क्या नजर आएगा, आर्कटिक महासागर नजर आएगा, ठीक है। आर्कटिक महासागर नजर आएगा, ये ऐसे घिरा हुआ दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। नीचे दोस्तों पनामा नहर, उसके बाद दक्षिण अमेरिका आ जाता है। करा हिंद महासागर में कौन सा द्वीप दोस्तों अमेरिकी नौसेना अड्डा बना हुआ है, तो इसका नाम है डियोगो। क्या नाम है, डियोगो, ठीक है, डियोगो, ठीक है। डियोगो लिखता है या कभी कभी डियागो भी लिखता है, ठीक है। डियागो गार्सिया, डियोगो गार्सिया, ठीक है, ये दोनों मिलता है। या तो क्या लिखता है, डियागो गार्सिया, ठीक है, गार्सिया। यह क्या है दोस्तों, यह एक द्वीप है। क्या है, यह एक द्वीप है जो किसके नियंत्रण में है, यह अमेरिकी सेना के नियंत्रण में है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, बड़े बड़े एग्जाम में, पीसीएस तक के एग्जाम में दोस्तों ये सवाल पूछा जाता है, तो अच्छे से दिमाग में रखिएगा।
कह रहा भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है ये आपको बताना, ठीक है। पूरे दुनिया का क्षेत्रफल यदि मिला दिया जाए तो उसमें भारत का जो क्षेत्रफल दोस्तों वो कितना है, तो लगभग पूछेगा तो 2.5% बताएंगे और एग्जैक्ट पूछेगा तो 2.42 बता दीजिएगा, ठीक है। कितना बताइएगा, एग्जैक्ट पूछेगा तो 2.42 बताइएगा और लगभग पूछेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों, लगभग। तो लगभग तो देखो आंकड़ा मोटी मोटा याद रखना पड़ता है, तो 2.5 भी आप बता सकते हैं, 2.5 या 2.4 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। अच्छा, कितना क्षेत्रफल है भारत का, तो आप जानते हैं दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है और ये हिस्सा दोस्तों सिर्फ 2.4% है, ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, कभी कभी दोस्तों पूछ लेता स्थान कि भारत का स्थान कौन सा है दुनिया में, ठीक है, दुनिया में भारत का स्थान कौन सा है, तो याद रखेगा एरिया वाइज दोस्तों दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश दोस्तों भारत है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखेंगे तो दूसरा देश हो जाएगा, लेकिन यदि क्षेत्रफल देखेंगे तो 7वां देश हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है। अगर दोस्तों यही जनसंख्या को लेकर स्थान आपसे पूछ देता तब दोस्तों आप क्या बताते हैं कि भारत की जनसंख्या दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है, दूसरे नंबर पे दोस्तों भारत है। लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन अगर पूरी दुनिया की मिलाया जाए उससे कंपेयर किया जाए तो कितना है दोस्तों, तो एग्जैक्ट जो आंकड़ा है दोस्तों है 17.7%। कितना है, 17.7%। 2011 का सेंसस रिपोर्ट कहता है, 2011 की जो सेंसस रिपोर्ट थी, देखिए वो कहती है दोस्तों कि भारत की जनसंख्या कुल 121 करोड़ थी। हालांकि हर 10 साल पे दोस्तों जनगणना की जाती है, लेकिन 2011 के बाद से 21 में जनगणना हो नहीं पाया क्योंकि 20-21 दोस्तों कोविड चल रहा था, इस वजह से जनगणना नहीं हुआ। एक आंकड़ा है, आंकड़ा ये कहता है कि कम से कम ये जनसंख्या 135 करोड़ से अधिक हो चुकी है। वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ से क्या दोस्तों अधिक है, ये आप याद रखेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो अब तक आपको पढ़ा दिया गया वो मैं बता रहा हूं। एक तो एंशिएंट हिस्ट्री पूरा पढ़ा दिया गया, इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से, ठीक है। मिडावल हो गया, मॉडर्न हो गया, पूरा संविधान हो गया और पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। ये वो विषय हैं जो पूरी तरह से आपको पढ़ाए जा चुके हैं और अब जो क्लास चल रही है ये इंडियन ज्योग्राफी की चल रही है। तो आप आइए, क्लास अटेंड कीजिए, मजा खूब आएगा, सब कुछ फ्री में तो मिल रहा है, कौन सा पे करना है आपको, ठीक है। सवाल आगे बढ़िए, कह रहा कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, ठीक है। ये वाली सवाल दोस्तों लोग पहले भी देख चुके हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा है चारों तरफ से अगर मिलाया जाए, चारों तरफ से मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि नीचे की तरफ आएंगे तो जलीय सीमा हो जाएगी, वो समुद्र तट से लगे हुए। यहां स्थलीय सीमा की लंबाई आपसे पूछ रहा है तो बताएगा दोस्तों 15,200 किलोमीटर। कितना दोस्तों, जब क्या पूछे आपसे, जब आपसे पूछे दोस्तों स्थलीय सीमा, ठीक है, जब आपसे पूछे स्थलीय सीमा तब क्या बताएंगे, 15,200 किलोमीटर लंबी यह सीमा रेखा है, यह आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की, जो भारत की मुख्य भूमि है उसकी समुद्री सीमा की लंबाई कितनी, यानी गुजरात से लेकर ऐसे ऐसे करते आप आगे आएंगे यहां पश्चिम बंगाल तक। कहां से लेकर दोस्तों, गुजरात से लेकर के यहां बंगाल तक आएंगे, यही तो दोस्तों समुद्री सीमा है, यही क्या है, यही समुद्री सीमा है। कह रहा इस समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है द्वीपों को छोड़ करके, क्योंकि अगर द्वीप काउंट करना होता तो लक्षद्वीप भी काउंट करना पड़ेगा, अंडमान भी काउंट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि जो मुख्य भूमि है यहां पर दोस्तों सीमा कितनी है, तब बताएगा दोस्तों 6100 किलोमीटर। कितना बताएंगे, 6100 किलोमीटर, ये मुख्य भूमि से है। लेकिन अगर यही पूछ दे कि द्वीपों को जोड़ करके बताइए, ठीक है, क्या पूछ दे सवाल कि द्वीप को जोड़ करके बताइए कि भारत के संपूर्ण समुद्री सीमा द्वीप समूहों सहित कितना है, तो द्वीप समूहों सहित लिखा तो 2-3 चीजें बढ़ जाएगा। एक तो दोस्तों दमनदीव बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, दमनदीव बढ़ जाएगा। एक दोस्तों लक्षद्वीप बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, लक्षद्वीप बढ़ जाएगा। एक और क्या बढ़ जाएगा दोस्तों, अंडमान निकोबार बढ़ जाएगा, ठीक है। इन तीनों के जो सीमाएं हैं उसको भी जोड़ देंगे, सब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7516 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 7516 किलोमीटर ये हो जाएगा। ऐसे था तो 6100 किलोमीटर था, ऐसे होगा 7500, यानी लगभग 1400 किलोमीटर दोस्तों, 1416 किलोमीटर बढ़ गया। यहाँ आंकड़ा देखेंगे 6100 से 1400 बढ़ा देंगे तो 61 10 71, 71 4 75, 416, यानी 1416 किलोमीटर दोस्तों ये सीमा बढ़ गया, इनकी वजह से दोस्तों बढ़ गया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, समझ में आ रहा है ना, आएगा, ध्यान दीजिए।
अगला सवाल दे रहा है कि भारत की सामुद्रिक सीमा जो टेरिटोरियल वाटर्स है ये दोस्तों कहां तक फैला हुआ। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि समुद्री सीमा पूछने का मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये है, मान लीजिए दोस्तों ये भारत का मैप है, समझिएगा बात को। ठीक है, मान लीजिए क्या दोस्तों, ये भारत का मैप है। ठीक है, ये भारत का मैप है, यहां कहीं पे दोस्तों मान लीजिए ये मुंबई है। ठीक है, ये मुंबई है। अब दोस्तों मुंबई के आगे आप देखेंगे तो पूरा समुद्री समुद्र है। इस साइड दोस्तों क्या है, इस साइड अरब सागर स्थित है, अरब सागर स्थित है। इस साइड क्या है, इस साइड बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत की जो समुद्री सीमा है कहां तक फैला हुआ है। ठीक है, कहां तक ये भारत का माना जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 12 नॉटिकल मील। ठीक है, नॉटिकल मील को हम एनएम लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहां पे पूरा लिख दे रहा हूं, क्या दोस्तों, 12 नॉटिकल मील। ठीक है, 12 नॉटिकल मील। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ किलोमीटर होता है ना, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, उसी तरह से जब समुद्र में आप नापते हैं वहां किलोमीटर में नहीं नापा जाता, वहां किस में नापा जाता है, वहां नॉटिकल मील में नापा जाता है। तो यहां से आप 12 नॉटिकल मील तक आपको जो इच्छा हो करिए, आप बोट चलाइए, आप घूमिए टहलिए, जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन उसके आगे जाएंगे तो थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है मैं आपको समझाता हूं। कभी भी आप घूमने जाइए 12 नॉटिकल मील तक दोस्तों आप फ्री हैं घूमने के लिए। करा भारत का सन्निहित क्षेत्र यानी कॉन्टिजियस जोन दोस्तों ये कहां तक फैला हुआ है, जो सन्निहित क्षेत्र है दोस्तों ये 24 नॉटिकल मील तक फैला हुआ। कहां तक, यह 24 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। यह वह क्षेत्र दोस्तों जहां भारत अनुसंधान के काम कर सकता है, जहां मछली मारने वाले जाके मछलियां मार सकते हैं। ठीक है, यानी यहां पर हर किसी को जाने का परमिशन नहीं है, जो वैलिड लोग हैं वही यहां जा सकते हैं, क्योंकि यह सन्निहित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन आप इस क्षेत्र को पार नहीं कर सकते। कोई घूमने टहलने के पर्पज से सोचे मैं यहां चला जाऊं, वो नहीं है। ठीक है, जैसे भारत में दोस्तों कई ऐसे जगह हैं जहां समुद्र के अंदर से पेट्रोलियम निकाला जाता है, वहां से गैस निकाल, वो सब दोस्तों इसी लोकेशन पे पड़ता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के 24 नॉटिकल मील का आपको ध्यान रखना है। लेकिन भारत का जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है दोस्तों। ठीक है, देखिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है वो अलग होता है। ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये दोस्तों 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है, यह 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। ये 200 नॉटिकल मील में दोस्तों जो हमारी नौसेना है ना वो यहां तैनात रहती है और भारत की चारों तरफ से सुरक्षा करती है कि कोई घुसपैठ या घुस न जाए। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों उनका राज होता है, ये आप याद रखेंगे। ये सारी चीजें हैं, तो ये विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, लेकिन वो ऐसे भी क्षेत्र है दोस्तों जहां पर अन्य देशों की नौसेनाएं भी होती हैं। वो दोस्तों एक तरह से दोनों में बैलेंस बना के रखते हैं कि कोई घुसपैठिया ना आए। ठीक है, तो सबका अधिकार क्षेत्र यहां पर होता है। अगला सवाल दे रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। ठीक है, तो राज्य पूछेगा तो आप भी जानते हैं दोस्तों, कुल राज्य कितने दोस्तों, कुल 28 राज्य। ठीक है, भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हो गए। ठीक है, और आगे क्या दे रहा है दोस्तों, करा भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे ना कि कर्क रेखा दोस्तों कितने राज्यों से गुजरती है, तो हमने पढ़ा दोस्तों 8 राज्य से गुजरती है। एक सवाल पढ़ा। दूसरा पढ़ा जो भारत की जीएमटी रेखा है दोस्तों, जीएमटी रेखा है समय वाली, वो कितने राज्य से गुजरती है, वो 5 राज्य से गुजरती है। उसी तरह तट रेखा की बात कर रहा दोस्तों, तट रेखा की बात कर रहा है तो भारत के तट रेखा पर दोस्तों कुल 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं दोस्तों, कुल 9 राज्य स्थित हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल पे सवाल बस देखते जाइए, मजा खूब आएगा। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा दोस्तों ये किस देश के साथ लगी हुई है। स्थलीय सीमा की बात कर रहा है तो भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा ये बांग्लादेश के साथ लगी हुई। किसके साथ लगी हुई दोस्तों, बांग्लादेश। बांग्लादेश की अच्छा राजधानी कहां है दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। कहां राजधानी है, इसकी राजधानी है ढाका। मुद्रा यहां चलती है टका, ये सब याद रखेंगे। ठीक है, भारत सबसे लंबी सीमा रेखा इसी के साथ बनाता है। एक सवाल और आता है कि सबसे लंबी की बजाय अगर पूछ दिया सबसे कम सीमा रेखा भारत किसके साथ बनाता है, तब आप क्या बताएंगे, तो सबसे कम सीमा रेखा भारत अफगानिस्तान के साथ जोड़ता है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ ये जो सीमा लगता है ये दोस्तों केवल 106 किलोमीटर की सीमा है। कितनी सीमा है, 106 किलोमीटर की सीमा है। जबकि जो बांग्लादेश के साथ सीमा है वो दोस्तों 4096 किलोमीटर की सीमा है। ठीक है, आप देखिए
कहाँ 106, कहाँ 4096, अंतर है ना, ठीक है। तो इस वजह से सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम सीमा रेखा किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ है, ये अपने दिमाग में रखेंगे। अगला सवाल दे भी रहा दोस्तों, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा, अभी अभी आपको बताया, सबसे छोटी स्थलीय सीमा दोस्तों किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। कितने किलोमीटर की सीमा रेखा है, 106 किलोमीटर की सीमा रेखा है। एक चीज और, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, ठीक है, सीमा रेखा का नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों डूरंड रेखा। क्या नाम है, डूरंड। देखिए डूरंड रेखा दोस्तों, भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा। ऐसा क्यों, जब दोस्तों डूरंड रेखा खींचा गया, ठीक है, 1893-94 में खींचा गया, ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ये डूरंड रेखा 1893-94 में खींचा गया। जब ये डूरंड लाइन खींचा गया उस समय दोस्तों पाकिस्तान बना नहीं था। कहां 1893-94 कोई पाकिस्तान शब्द ही नहीं जानता था भाई, ये पाकिस्तान शब्द का दोस्तों कभी प्रयोग ही नहीं हुआ, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब होता क्या है कि डूरंड रेखा खींच दिया गया, उस समय भारत अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया तो भारत अफगानिस्तान हो गया, बाद में पश्चिम वाले हिस्से को पाकिस्तान कर दिया गया, इसीलिए दोस्तों पाकिस्तान के साथ भी वही सीमा रेखा बना, ठीक है, भारत के साथ थोड़ी सी सीमा रेखा वही डूरंड लाइन है, ठीक है, बाकी का पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है। ये दोस्तों मुद्दा है, ये आप समझिएगा। करा वह कौन सा भारतीय राज्य है जो तीन तरफ से दोस्तों बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए तीन तरफ से घिरा हुआ है दोस्तों त्रिपुरा। क्या नाम है, त्रिपुरा। ये तीन तरफ से घिरा होने के कारण ही दोस्तों इसे त्रिपुरा कहा जाता है, ठीक है, तीन तरफ से घिरा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे त्रिपुरा कहा जाता है, ठीक है। अच्छा त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। क्या राजधानी है, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये भी आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, वह कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी सीमा रेखा म्यांमार, जो हमारा पूर्वी पड़ोसी देश है दोस्तों, उसके साथ लगता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की सीमा। किसकी सीमा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा, जिसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है भारत में, विश्व में नहीं। ऐसे देखेंगे तो जापान को कहा जाता है, बाद में न्यूजीलैंड को भी कहा जाने लगा, ठीक है, क्योंकि न्यूजीलैंड जो दोस्तों ये जापान की अपेक्षा अधिक पूरब में स्थित है, ठीक है। खैर शुरू में जापान को इसलिए कहा गया तब न्यूजीलैंड की खोज ही नहीं हुई थी, किसी को पता ही नहीं था कि न्यूजीलैंड जो है जापान से पूरब में पड़ता है, ठीक है। भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय ये अरुणाचल प्रदेश में होता है, किबिथु आप जानते ही हैं, ठीक है। तो सबसे लंबी जो सीमा रेखा है ये म्यांमार के साथ कौन लगाता है, अरुणाचल प्रदेश का लगता है, राजधानी ईटानगर है। भारत के पूर्वी तट पर दोस्तों कौन कौन से राज्य स्थित है, पूरब के साइड में, ठीक है। जैसे दोस्तों देखिए कहने का मतलब ये है, इस तरह से है, ठीक है, यही है, तो भारत का यही पूर्वी तट है, ठीक है, यही क्या है, पूर्वी तट है। इस तट पर दोस्तों कौन कौन से राज्य हैं, तो सबसे ऊपर दोस्तों गुजरात राज्य है। कौन सा है, गुजरात राज्य। नंबर 2 पर दोस्तों कौन सा राज्य है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र राज्य है। नंबर 3 पर दोस्तों कौन सा राज्य है, गोवा राज्य है। नंबर 4 पर दोस्तों कौन सा राज्य है, कर्नाटक राज्य है। कौन सा, कर्नाटक राज्य है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है दोस्तों, तो दमन दीव आ जाएगा, दमन दीव, ठीक है, दमन दीव आ जाएगा। और क्या आ जाएगा दोस्तों, लक्षद्वीप आ जाएगा, ठीक है। सब पूर्वी तट पे तो स्थित हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नीचे देखेंगे दोस्तों 5वें नंबर पे तो थोड़ा सा आपका जो है केरल, अरे हाँ यार केरल तो मैं भूल ही गया, केरल भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों पूर्वी तट हो गए। इसी तरह से आपसे पश्चिमी तट भी पूछ सकता है कि भारत के पश्चिमी तट पर दोस्तों कौन कौन से राज्य स्थित हैं, ठीक है। पश्चिमी तट मतलब दोस्तों ये वाला जो एरिया है, यही दोस्तों, एक मिनट गलत लिख दिया मैं, पूर्वी तट पूछा था ना, मटाइए इसको, हमने इधर पश्चिमी तट लिख दिया, ठीक है। पूर्वी तट इस साइड होगा, ठीक है, पूर्वी तट इस साइड होगा, पश्चिमी तट इस साइड होगा। ऊपर वाले में क्या पूछा था दोस्तों, ऊपर वाले में पूर्वी तट पूछा था, तो पूर्वी मतलब उधर का बताना है, तो क्या बताएंगे, अरे तब भी कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है, इंसान है, गलतियां होती हैं। पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, आंध्र हो गया, ठीक है, आंध्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, बोलो कहो कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये सब दोस्तों जो राज्य हैं ये कहाँ के राज्य हैं, पूर्वी तट वाले राज्य हैं, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरह से पश्चिमी तट मतलब क्या हो जाएगा, ये तो आपको बता ही दिया मैं, इधर हो जाएगा पूर्वी तट, इधर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी तट, ठीक है। तो पश्चिमी जो तट है दोस्तों इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा वही, आप पुराना ऊपर जो मैंने नोट कराया उसको यहाँ नोट कर लीजिए, ठीक है। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, गोवा हो गया,
कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, ये सब आ जाएंगे। और अगर केंद्र शासित की बात करेंगे तो दमन दीव हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, अच्छा दमन दीव और दादरा नगर हवेली दोनों को अब जोड़ दिया गया, पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब दोनों को एक साथ कर दिया गया, वो भी याद रखेंगे। तो दमन दीव भी हो जाएगा और लक्षद्वीप भी हो जाएगा, ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। ये सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, पश्चिमी तट के अंतर्गत आ जाएंगे जो आपसे पूछा है, ठीक है। अच्छा बहुत बच्चे खुश हो गए, नितिन सर से गलत हो गया, गलत नहीं होता है, इस दिमाग में इतना कुछ भरा है मैं क्या ही बताऊं। भारतीय राज्यों में किसकी तटरेखा दोस्तों सर्वाधिक लंबी है, बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे लंबी तटरेखा वाला दोस्तों राज्य कौन सा, इतना घुमा दिया है ना गुजरात, ठीक है, ये गुजरात जो है दोस्तों ये इतना घुमा दिया है, एक बार ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो गुजरात की तटरेखा दोस्तों क्या है, सर्वाधिक लंबी है, नंबर 1 पर दोस्तों इसी को कीजिएगा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा, गुजरात। अभी बहुत सारे सवाल आएंगे, मैं आगे ढूंढ ढूंढ कर आपको दूंगा, एक भी पॉइंट एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। फिलहाल आज का सेशन ही समाप्त होता है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं उनके नोट्स हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। और इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको निःशुल्क दिया गया है, ये आप हमारी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए, वहाँ पीडीएफ का सेक्शन होगा, सब्जेक्ट में जाइएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पीछे भी पूरे 330 लेक्चर का पीडीएफ अपडेट है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।